हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं। एक आपकी प्लेन शीट है, अब बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। प्लेन शीट है, इसका मास m है, ये वाली लेंथ b है, ये वाली लेंथ a है। You have to calculate moment of inertia around this axis, which is passing through center of this plane sheet and in the plane of sheet itself. इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं बोल रहा हूं आई वाई। निकालें आप पहले, क्या निकालना है? एक प्लेन शीट है, जैसे कि आप बात करें, ये आपकी प्लेन शीट है, इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं, ये डायमेंशन b है, ये l है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अराउंड दिस एक्सिस। ठीक है, निकाल। अब डेरिवेशंस नहीं है, जो फॉर्मूले किए हैं उन्हीं का यूज, एक तरीके से डेरिवेशन नहीं है, ये यूज है आपका किसी न किसी फॉर्मूले का। हाँ जी, देख लें बच्चों एक बार। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक एक्सिस है, यहां पे पॉइंट मास m है, जो कि यहां से r डिस्टेंस के ऊपर है। अगर इस पॉइंट मास को मैं यहां से यहां रख दूं विदाउट चेंजिंग इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो क्या इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो अगर मैं, मुझे इस शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस शीट का अगर मैं शेप चेंज कर दूं इस तरीके से कि किसी भी पार्टिकल का एक्सिस से जो दूरी है वो ना बदले, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा बोल रहा हूं मैं, अगर पार्टिकल की आप लोकेशन चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखें आप, अगर मैं इस पार्टिकल को यहां ले आऊं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इस पार्टिकल को भी यहां ले आऊं, कोई फर्क पड़ेगा? इसको भी यहां ले आऊं, इसको भी यहां, इसको भी यहां, इसको भी यहां, इन सारे पार्टिकल्स को मैं यहां ले आया, ऐसे नीचे वालों को उठा के यहां ले आया, ऐसे करते करते यहां वाले पार्टिकल्स को मैं यहां ले आया, यहां वालों को यहां। इसका मतलब अगर इस शीट को मैं ऐसे कंप्रेस करके एक रोड बना दूं, तो एटलीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैंने किसी भी पॉइंट का एक्सिस से डिस्टेंस नहीं बदला है, मास तो वही रहना है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू रोड, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? b। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड इज I इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12। 3 किसका होता है? पासिंग थ्रू, हाँ, जो एक्सिस एंड के थ्रू पास कर रही है उसके अराउंड ml स्क्वायर बाय 3 होता है, इसका ml स्क्वायर बाय 12। उसका निकालो फटाफट। समझ में आया? ये पूछना है, बताएं। मैं कह रहा हूं कि अगर पार्टिकल्स को आप, पार्टिकल्स की लोकेशन चेंज कर रहे हो विदाउट चेंजिंग देयर
डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इन सारे जो इस लाइन में पार्टिकल थे सबको ऐसे करके यहां ले आया, एक्सिस से दूरी बदली क्या? नहीं बदली। ऐसे इन सारे पार्टिकल्स को यहां ले आया, इन सारों को यहां, इन सारों को यहां, ऐसे लाके मैंने पूरी शीट को कंप्रेस करके एक रोड बना दिया। अगर रोड बना दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाल लूंगा, ml²/12। एल क्या यहाँ पे? बी है, mb²/12। क्लियर है? इसको ट्राई करें, सेम आएगा, mb²/12 ma²/12, क्योंकि इसको अब ऐसे कंप्रेस करेंगे, ऐसे कंप्रेस करेंगे तो ये इक्विवेलेंट हो गया इस रोड के, और इसकी लेंथ हो गई a, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix इज ma²/12। हाँ जी बताएं बेटा। 12 है, ये 12 है, mb²/12। अब इसी का थर्ड पार्ट लिख लें। आपने आई वाई निकाल लिया, आई एक्स निकाल लिया, ये एक्सिस है, इसके सेंटर से पास कर रही है, इसके राउंड निकालना है। आई एक्स आई वाई समझ में आया? नाउ फाइंड, लिख लो आप क्वेश्चन फॉर्म में, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन शीट around an axis passing through center, find moment of inertia around an axis passing through center and perpendicular to the plane of sheet, अब यहां पे कोई थ्योरम यूज करनी है आपको। बराबर थोड़ी ना है, वो b² है, वो a² है। आई जेड निकालना है। आंसर है इसका mb²/12 प्लस ma²/12। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, आप बताएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है? पूरी लैंग्वेज बताने की जरूरत नहीं है आपको, जो समझ में आया वो बता दें। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है बताएं बेटा। वो पैरेलल होती है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बता बेटा। ठीक है, अभी आई एक्स आई वाई के बारे में एक आध लाइन और बताना चाहेंगी, कहां पे लाई करती हैं, कैसे होता है? पहली बात तो थ्योरम कब एप्लीकेबल है? 2D ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। हाँ जी, आई एक्स क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अराउंड? एक्स तो हमने बोला है, आप जनरली बोलोगे अराउंड एनी एक्सिस पासिंग थ्रू द बॉडी एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ बॉडी। बॉडी के प्लेन में ही है एक एक्सिस। आई वाई क्या है? उस पहली वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस है, उसी प्लेन में। ठीक है, और जेड उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती हुई और परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। यहाँ पे वही लगेगी। इसके राउंड निकाल लिया आपने, वहां पे इसके राउंड निकाल लिया, इसके राउंड निकालना है, तो आई जेड, इसको मैंने बोल दिया आई एक्स। आई एक्स को ये आई वाई, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई एम b²। ये आपका आंसर है। हाँ जी, आगे बढ़े। इसी की आप एक वैरायटी और करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर इस शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है अराउंड दिस एक्सिस,
लेंथ वही है ए और बी, बताएं क्या आएगा। You have to calculate moment of inertia of this sheet around this axis which is lying in the plane of the sheet and passing through one end. एम एल, एल क्या यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे बताओ, इसमें लेंथ दे रखी है, ए आएगा बी आएगा, बी आएगा, क्योंकि इस रोड को आप देखो कंप्रेस करने वाला थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कैसे कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने में एक ही बात ध्यान देनी है कि पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस से नहीं बदलना चाहिए। अगर आप ऐसे कंप्रेस करेंगे तो ये पार्टिकल यहाँ का यहीं पे आएगा, पास में नहीं जाएगा, तो आपको ऐसे कंप्रेस करना है, तो एक रोड बन जाएगी। रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड इज ml²/3। यहाँ पे एल कितनी हो जाएगी, बी, तो mb²/3। एक आध और प्रैक्टिस करेंगे। ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अराउंड एन एक्सिस टेंजेंट टू द सॉलिड स्फीयर। आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर अराउंड एन एक्सिस टेंजेंट टू द स्फीयर। नहीं, हाँ जी बेटा, हाँ वैसे कुछ आएगा। इसका इसके अराउंड कितना होता है, क्या आईसीएम आपका 2/5 mr² है, प्लस md² कर देंगे, मास तो आपका m है, d कितना है r, तो I इज इक्वल टू 2/5 mr² प्लस mr², 7/5 mr²। एक और कर दें, आपका होलो शेल है, होलो शेल, मास m, रेडियस r, ये इसका सेंटर है, अराउंड एन एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से इसकी दूरी r है, इसका रेडियस आपका r है, मास m है। यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होलो स्फीयर अराउंड दिस एक्सिस, आई निकालना है। बताऊंगा, बताऊं, आप बताएं आईसीएम कितना है, आईसीएम इज 2/3 mr²। ये एक्सिस आप कैसे लेंगे, ऐसे
ऐसे नहीं लेंगे इस बार, ऐसे लेंगे, क्योंकि इस एक्सिस के राउंड और इस एक्सिस के राउंड कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहना है। तो आप आईसीएम इसको मानेंगे। अब ये आपका आईसीएम आपको नोन है, आपको दोनों एक्सिस के बीच की दूरी निकालनी होती है। आर ये हो गया, आर ये हो गया, 2r हो गया, तो आई विल बी इक्वल टू आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर 2/3 mr स्क्वायर m कितना हो गया 2/3 mr स्क्वायर, 4 3 12 2, 4 3 12 2 14, 14/3 mr स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा है 22? ये 2r स्क्वायर है यार, डिस्टेंस देखो ना आप, ये 2r है। फटाफट नोट डाउन करें, अगला टॉपिक आपका है एंगुलर मोमेंटम। इसको हटाऊं क्या, लिखना यहाँ लिखना रखना हो तो हटाऊं इसको। किसका? यूं क्यों लिए, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है आपको, अगर ऐसे ले लेंगे तो पैरेलल कैसे लगाएंगे। विनीत ब्रेक नहीं देना है, लास्ट तक चलना है इसमें। लिख लिया? हाँ जी, डन। अगला देखिए आप, एंगुलर मोमेंटम। हमने पहली क्लास में दो कॉलम बनाए थे, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, ठीक है, और बहुत सारे पैरेलल्स लिखे थे। एक बार रिपीट करें, बताएं। आपका डिस्प्लेसमेंट है इसमें, तो यहाँ क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस साइड से भी आवाज आनी चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे, ठीक है, अब आपकी बारी है। यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे मास, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे F इक्वल टू एम में, यहाँ पे आई अल्फा, यहाँ मोमेंटम P, यहाँ पे, ठीक है, मोमेंटम आपका होता है एम वी, और यहाँ क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मोमेंटम था ट्रांसलेशनल मोशन में, ऐसे ही रोटेशनल में एक टर्म डिफाइन की गई है एंगुलर मोमेंटम, इसको आप एल से डिनोट करते हैं। अब एक बात बताएं, जब आपका ट्रांसलेशनल मोशन होता है, कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो जो उसकी वेलोसिटी वेक्टर है, उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, क्या मोमेंटम वेक्टर की भी वही डायरेक्शन होगी? हाँ जी, क्योंकि किसी वेक्टर के अंदर एक स्केलर मल्टीप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती है। तो जो v की डायरेक्शन है वही p की भी डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ v एंड p इज पैरेलल। अगर यहाँ पे मोमेंटम की और वेलोसिटी की डायरेक्शन पैरेलल है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम। आप चाहें तो वर्ड्स में लिख लेंगे क्या, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम।
क्या आपके दोनों मोशंस में एग्जैक्ट पैरेलल्स हैं चीजें। यहां मोमेंटम होता है m इंटू वी, यहां पैरेलल क्यों है, क्योंकि आपके सारा मैथमेटिक्स जो डिराइव करोगे ना वो वैसा ही लगता है वहां भी, जैसे यहां मैथमेटिक्स है सारा वैसे वहां भी लगता है। एल और ओमेगा आपका पैरेलल रहेगा। अब देखें ध्यान से, ये एक पार्टिकल है जो इस सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मूव कर रहा है, मैं बोल दिया इसको, इसकी कांस्टेंट स्पीड है। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी या नॉन जीरो होगी? अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, सर्कल में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन जीरो वाले कितने हैं? अबे नालायकों, क्योंकि वेलोसिटी वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपका पार्टिकल की स्पीड भले ही कांस्टेंट हो, डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी बदल रही है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन नॉन जीरो होती है। ये कम से कम 50 बार बता लिया तो तीसरी तो आया ना, उससे पहले तो कई बार बता लिया ना। एक्सेलरेशन होती कितनी है मैग्नीट्यूड वाइज? अच्छा ये बता दो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस साइड होती है? सेंटर की तरफ। क्यों होती सेंटर की तरफ? हाँ, जैसे आप अगर एक पत्थर को रस्सी बांध के घुमाओगे तो उस पत्थर के ऊपर फोर्स हमेशा रस्सी की डायरेक्शन में लगेगी और रस्सी की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहेगी। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर इसकी वेलोसिटी v है, रेडियस r है, तो v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर बाय आर या फिर r ओमेगा स्क्वायर। अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप मुझे ओमेगा की डायरेक्शन समझा दें कि इस अगर आपका मोशन ऐसे हो रहा है पार्टिकल का तो उस केस में ओमेगा किस साइड होगा? ऐसे। सब लोग रेडी हैं बाहर की तरफ? कैसे बताया ये? आपका ये सर्कल ऐसे है, ऊपर की तरफ आएगी। ओमेगा की डायरेक्शन सुनो ध्यान से, ओमेगा की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है ना। ये बात भी कितनी बार बता ली? 10 बार तो बता ली, 50 तो चलो ज्यादा हो जाता है, 10 बार तो बता ली। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल दोबारा बता रहा हूं मैं, अगर मैंने बोल दिया किसी सर्कुलर मोशन की एक्सिस ये है, तो क्या आप एक्सिस को देख के मोशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं? है ना, अगर एक्सिस ऐसी है तो सर्कुलर मोशन ऐसे हुआ होगा। तो आपको बेसिकली ओमेगा की डायरेक्शन को बताने का मतलब है कि आप मोशन के सेंस को प्रेडिक्ट कर पाओ। अगर एक्सिस के डायरेक्शन पता होने से मोशन प्रेडिक्ट हो रहा है तो आप उसको ओमेगा की डायरेक्शन मान सकते हो। तो ये लिखाऊंगे दोबारा पॉइंट, ओमेगा की डायरेक्शन, ओमेगा की जो डायरेक्शन है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और इसको आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके निकाल सकते हो। राइट हैंड थंब रूल का मतलब है अगर मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन बता दी तो मोशन ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। कौन सा होगा वो कैसे तय करेंगे? फॉर एग्जांपल इस केस में देखते हैं। इस केस में अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो मैं अपनी उंगलियों को मोशन के अलोंग कर्ल करूंगा। अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो उंगलियों को ऐसे कर्ल किया, अंगूठा जिस साइड आएगा वो आपकी ओमेगा की डायरेक्शन होगी। क्लियर है? ये सब क्यों बताया मैंने? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की और ओमेगा की डायरेक्शन आपकी क्या है? सेम है। तो अब आप यहां पे लिख लें, सिंस डायरेक्शन ऑफ, हाँ जी, हाँ स्पेस छोड़ दें उसके बाद लिख लें, मैं टाइम दूंगा। सिंस डायरेक्शन ऑफ ओमेगा
direction of omega is along the axis of rotation, and omega कोमा एल दोनों को वेक्टर के साथ, ओमेगा कोमा एल दोनों को वेक्टर साइन लगा के आर पैरेलल, ओमेगा एंड एल आर पैरेलल, therefore direction of angular momentum will also be along the direction of axis. हाँ जी, along the direction of axis. आदित्य पुनिया एकदम सटीक सीधे बैठेंगे। लिख लिया ये, लिखिए फटाफट। सीधा भाई सीधा, ऐसे घूम जा, इधर घूम जा। ये छोड़ दो आप, ये सर्कुलर मोशन का पूरा टॉपिक अपने आप में, बाद में देखते हैं। हाँ जी डन, आगे बढ़े। एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला तो आप आई ओमेगा वाला हमेशा याद रखेंगे। एक और फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का, आप पहले बताओ टोर्क का फॉर्मूला क्या था? जनरल फॉर्मूला ऑफ टोर्क आर इंटू नहीं आर क्रॉस एफ। टोर्क वॉज आर क्रॉस एफ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, सुनेंगे ध्यान से, एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर टोर्क कितनी लग रही होगी? अगर कोई पार्टिकल सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उस पर टोर्क कितनी लग रही होगी? 0, क्योंकि ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा तो अल्फा 0 होगा, अल्फा 0 होगा तो टोर्क इक्वल टू आई अल्फा 0 है। ठीक है, अब यहां पे देखें आप, जैसे ये फॉर्मूला है टोर्क का, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला होता है एक, आर क्रॉस पी। देखते हैं इससे और जो आपने अभी निकाला एल इक्वल टू आई ओमेगा, दोनों से सेम रिजल्ट आता है क्या, चेक करते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है और रेडियस r, रेडियस के सर्कल में वो घूम रहा है, सुनेंगे ध्यान से, स्मॉल आर, स्मॉल आर, यहां पे इस फॉर्मूले में जो r लिखा है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, और जो p लिखा है वो है मोमेंटम वेक्टर ऑफ पार्टिकल। यहां पे मोमेंटम जो है पार्टिकल का ऐसे अंदर की तरफ रहा होगा, है ना, मैं इसको शो करने के लिए ऐसे शो कर दिया है मैंने, ये p, इसको आप लिख लो बेशक परपेंडिकुलर टू आपकी नोटबुक, परपेंडिकुलर टू नोटबुक एंड इनसाइड। अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा तो इस पॉइंट पर मोमेंटम अंदर होगा, ठीक है, और आर ऐसे,
अब आप आर क्रॉस पी से डायरेक्शन निकाल के बताओ कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किस साइड आएगी। आर क्रॉस पी को आप जैसे ए क्रॉस बी करते हैं वैसे करके डायरेक्शन बताओ किस साइड आएगी एंगुलर मोमेंटम की। ऊपर की तरफ। देखो आप, आर कैसे, आर ऐसे है, पी ऐसे है, मैं पी को या आर को कहीं शिफ्ट कर लो ऐसे करके। अब देखो ये आर है, ये पी है, आर क्रॉस पी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आर क्रॉस पी से डायरेक्शन आई ऊपर। अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो ओमेगा भी उसका इस साइड ही होगा, तो डायरेक्शन तो आई ओमेगा से भी और आर क्रॉस पी से सेम आ रही है। अब देखते हैं क्या मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है क्या। आप ये बताओ, इस पार्टिकल का मास m है और रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। आपको लगाना है ये वाला फॉर्मूला। अब मैं सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के लिए वो हूं, ट्राई कर रहा हूं। तो L इक्वल टू आई ओमेगा, आप वैल्यू पुट करो, एम आर स्क्वायर ओमेगा। अगर आप इसको v में कन्वर्ट करना चाहते हो, v के फॉर्म में, तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, और ओमेगा इज v बाई आर। यहां पुट कर देंगे तो v बाई आर, एक आर नीचे कटेगा, एम वी आर हो जाएगा। हमने अभी निकाला है इस वाले फॉर्मूले को यूज करके, L इक्वल टू आई ओमेगा। अब लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला, यहां पे होता है L इक्वल टू आर पी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब आप बताएं आर और पी के बीच का एंगल कितना है। हाँ जी 90 डिग्री। आर ऐसे है, पी ऐसे 90 डिग्री है, साइन 90 कितना होगा 1। कितना आ गया आर इंटू पी, पी कितना होता है एम वी, एल कितना आ गया एम वी आर। तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम आई आपने देख ली, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम आया। तो आपके ये दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं एंगुलर मोमेंटम के, आर क्रॉस पी एंड आई ओमेगा। इतना ही करें, ठीक है, इतना ही करते हैं, थैंक यू, बताऊंगा।